नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 31 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज का आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है और आज एक अलग ही न्यूज़ पढ़ेंगे। इससे पहली बार मानव के मस्तिष्क में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप को प्रत्यारोपित किया गया है, डाला गया है। उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और वो सफलतम रहा है, मतलब सफल हो गया वो चीज़, वो प्रक्रिया सफल हो गई। उसका क्या मायने है, एप्लीकेशन क्या है, उसका उपयोग क्या है, क्या उसके समक्ष चुनौतियाँ क्या होंगी, इन सभी चीज़ों को भी देखेंगे हम लोग। उसके अलावा आज और भी कुछ इंपॉर्टेंट आईआर के भी न्यूज़ होंगे, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर कहीं भी संभव हो सके तो पढ़ने वाले लोगों के साथ कीजिएगा, बाकी लोगों के साथ कोई खास ज़रूरत तो होती नहीं है। और अंत तक देखिएगा वीडियो को। ख़ास तौर से न्यूज़पेपर वीडियो में एक चीज़ पर बार बार जोर देता हूँ, वो है क्या कि देखिए, आपको अगर मेंस में सवाल ये पूछा जाएगा तो किस प्रकार से आप पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, कल मैंने एक सवाल दिया था इकोनॉमिक्स का, क्या दिया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इकोनॉमिक लिखना भूल गया था, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर पूछा था। तो अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे उस सवाल में तो HDI दिया था मैंने, बाद में मेंस में मैंने दिया था सभी जगहों पर HDI। तो HDI की जैसे ही बात आई तो वैसे ही आपको समझ जाना चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, सोशल ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट तो मैं पूछूंगा नहीं, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है उसको भी थोड़ा सा आज के आर्टिकल में ही हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि आर्टिकल उसी से संबंधित होगा। ओके, देखिए हेडलाइन क्या है। तो पता ही है आपको, झारखंड के जो CM हैं हेमंत सोरेन, इनके घर पर ED पहुंचा तो ये गायब हो गए थे, मिसिंग का इनका पोस्टर तक छप गया था, 10,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा कर दी गई थी। मतलब क्या क्या होता है, देश का कोई CM गायब हो सकता है क्या। उसके बाद ये बाहर आए, उसके बाद से इन्होंने बोला कि मैं गायब थोड़ी ना हो सकता हूँ कहीं भी, वगैरह जो भी है, पॉलिटिकल सब कुछ है। अगला देखिए क्या है, इमरान खान को और उनके पूर्व विदेश मंत्री को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। और बोल तो रहे थे लोग कि इनकी मृत्यु की सज़ा हो सकती है। जैसे भुट्टो का नाम सुना है आपने, भुट्टो, अभी जो बिलावल भुट्टो है उसी के परिवार का भुट्टो, उसको फांसी पर लटका दिया गया था। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, लेकिन जब वहाँ पर डिक्टेटरशिप आया तो उसको फांसी पर लटका दिया था। तो ये सब चीज़ पाकिस्तान में आम होती है। इस बेचारे को 10 साल जेल ही दिया है। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर की अगर हम लोग बात करें तो यही है, लेकिन वहाँ पर आर्मी लीडर्स को पसंद नहीं करती है, वहाँ पर केवल अपने पिछलग्गुओं को पसंद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से क्या है, 14 जो PFI के वर्कर्स थे उनको BJP के केरल कैडर के एक नेता के मर्डर के केस में उनको सज़ा सुनाया गया है। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, सारे के सारे आपको पॉलिटिकल दिखेंगे। चलिए अपने आर्टिकल पर चलते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए आज का आर्टिकल क्या है आपके लिए। ये 29 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, हाउ टू टैकल माल न्यूट्रिशन इफेक्टिवली। जो कुपोषण होता है उसको कैसे इफेक्टिवली टैकल किया जा सकता है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। कब आया था, तो 29 तारीख को आया था। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि किस प्रकार से करना चाहिए। और देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो सोशल डेवलपमेंट होता है, जिसको कल मैंने क्या बोला था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। दो अवधारणा काम करता है। कौन कौन सा, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको वृद्धि कहते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों बृहद कॉन्सेप्ट है, बहुत ही लार्ज कॉन्सेप्ट है। अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे नहीं तो इकोनॉमिक्स पूरा समझ में नहीं आएगा। जैसे इकोनॉमिक वृद्धि की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप हैं, आपकी इनकम 10,000 रुपये पर मंथ है, आपने क्या किया, उस 10,000 का खूब अच्छे से खाया पिया और उड़ा दिया, सिनेमा देखा, अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने गए और उड़ा दिया। ठीक है, 1 महीने बाद आपके हाथ में बचा कुछ नहीं, फिर से अगले मंथ की सैलरी आई, फिर से अपने खर्चा किया और उड़ा दिया। दूसरे आदमी की भी सैलरी थी 10,000 रुपये पर मंथ, उसने क्या किया, उस 10,000 पर मंथ में से क्या किया, अपने बच्चे के एजुकेशन पर खर्च किया, उसके हेल्थ पर खर्च किया, कुछ भविष्य के लिए सेव कर लिया, और सही से मतलब कि सारे संपूर्ण आहार जिसको बोलते हैं वो भी लिया अपने लिए। उसने स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पर खर्च किया, कुछ सेविंग भी कर ली, और उसके बाद से अपने आहार पर भी खर्च किया। पैसे को उड़ाया नहीं, सही तरीके से खर्च किया। अगले 10 साल बाद दोनों परिवार, जिसकी आज इनकम 10-10 हज़ार रुपये है, दूसरे परिवार की स्थिति जो होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसने डेवलपमेंट को समझा, इकोनॉमिक विकास को समझा, न कि केवल ग्रोथ को समझा, वृद्धि को समझा। दोनों के पास आय है, लेकिन एक ने किस क्षेत्र पर खर्च किया, दूसरे ने किस क्षेत्र पर खर्च किया। यही सेंस किसके संदर्भ में आता है, ये छोटा सा आपके बगल का मैंने उदाहरण दिया है। अब यही सेंस कहाँ पर आ जाता है, तो ये आता है देश के स्तर पर। एक देश है जैसे भारत है,
कभी आपने सोचा है कि भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनने वाली है, बन गई है। आने वाले समय में हमने टारगेट रखा हम तीसरी बन जाएंगे। लेकिन इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं, इसको वृद्धि बोलते हैं, इसको डेवलपमेंट नहीं बोला जाता है। वृद्धि के लिए मापक होता है आपका जीडीपी, उसके बाद से राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सब के सब वृद्धि के मापक होते हैं, वृद्धि के मापक होते हैं। प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार से निकाला जाता है, अंबानी जी और अडानी जी सहित पूरे देश के लोगों के आय को जोड़ देंगे और उस देश के जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगा। लेकिन क्या सबकी आय एक ही जैसी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अंबानी साहब और आपकी आय कैसे एक जैसी हो सकती है? सबकी अलग अलग है। तो ये किस में आते हैं? सब के सब वृद्धि को दर्शाते हैं, ग्रोथ को दर्शाते हैं। वहीं अगर डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो डेवलपमेंट में क्या मापा जाता है कि इस देश में जो स्वास्थ्य कैसा है लोगों का, इस देश में कुपोषण की स्थिति कैसी है, जिस पर आज का आर्टिकल है, इस देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, इस देश के लोगों के लिए हवाएं साफ है कि नहीं है, इस देश के लोगों को एजुकेशन सही से मिल रहा है कि नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ इंतजाम किया जा रहा है कि नहीं, पर्यावरण को सुरक्षित किया जा रहा है कि नहीं। ये सब के सब डेवलपमेंट के फैक्टर आते हैं, विकास की बातें आती हैं। आज के बाद जब भी कोई सरकार विकास की बात करे तो उनको किन पैमानों पर मापा जाता है? उनको मापा जाता है HDI के पैमाने पर नापा जाता है कि भाई HDI कैसा है इस देश का, HDI कैसा है। HDI में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? बहुत सारे कुछ इसका फैक्टर्स होते हैं। मुख्य रूप से शामिल करें हम लोग तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो रहने की स्थिति है उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। लेकिन क्या उसमें हमारी रैंकिंग अच्छी है? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं। हम नीचे से टॉप करने वाले देशों में शामिल हैं। हंगर इंडेक्स जो है ये किसका मापक है? तो ये डेवलपमेंट का मापक है, विकास का मापक है कि उस देश में कोई भूखा है तो नहीं। इसमें भी हम पीछे हुए हैं। अब समझिएगा इस चीज़ को, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अभी भी हम क्या हैं? पीछे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत बड़ा आबादी है आज भी अपने देश का जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के बाद जब भी किसी चीज़ को पढ़िएगा तो देखिएगा वहाँ पर ध्यान से ग्रोथ लिखा हुआ है या फिर क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट लिखा हुआ है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए इसी परिप्रेक्ष्य में आज का आर्टिकल। कुपोषण, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार से कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति के ऊर्जा और पोषण तत्व ग्रहण में कमी, अधिकता या असंतुलन से है। पोषक तत्व की अधिकता भी ज़्यादा हो सकता है तो भी कुपोषण है, असंतुलन से भी कुपोषण हो सकता है, कमी से भी कुपोषण को संदर्भित किया जा सकता है। कमी भी, आप ज़्यादा खाते हैं न्यूट्रिशन वाली चीज़ें तो भी कुपोषण के लक्षण होते हैं। वो अधिक ज़्यादा मोटापा भी कुपोषण में आता है और बिल्कुल ही दुबलापन भी कुपोषण में आता है। ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति के आहार में ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन से उत्पन्न होती है जो इष्टतम स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उस चीज़ को इंगित करता है कुपोषण। अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। अल्प पोषण, वेस्टिंग, कद अनुरूप निम्न वजन, इसको वेस्टिंग कहा जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता या उन्हें कोई संक्रमण बीमारी मानी जाती है तो इसको क्या? वेस्टिंग, मतलब कि वजन जो है, लो वेट फॉर हाइट, हाइट है उसका मान लीजिए अच्छा खासा लेकिन उसका वजन नहीं है, तो ये भी आता है इसमें। स्टंटिंग, इसका मतलब क्या है भाई? आयु के तुलना में उसका हाइट जो है वो बहुत ही कम है। ये खासतौर से समस्या अपने यहाँ भी पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है। हाइट लोगों की छोटी हो जाती है, खासतौर से लड़कों की मैं बात करूँ तो सभी की हाइट अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? स्टंटिंग के कारण। आयु के अनुरूप निम्न कद को स्टंटिंग के रूप में जाना जाता है या प्रायः अपर्याप्त कैलोरी ग्रहण के कारण से उत्पन्न होता है। बिहार या यूपी का नाम मैं ऐसे ही नहीं लेता हूँ, जो डेटा हमारे पास आता है उसी के बारे में मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि उत्तर भारत के जो मैदान हैं ये अत्यधिक कुपोषण से ग्रसित रहते हैं हमेशा ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प वजन, आयु अनुरूप निम्न वजन को अल्प वजन के रूप में जाना जाता है। अंडरवेट, अल्प वजन से ग्रस्त बच्चे स्टंटिंग और वेस्टिंग या दोनों के शिकार हो सकते हैं। अल्प वजन, आयु के अनुरूप उनका अगर वजन नहीं है, हो सकता है वो स्टंटिंग का भी शिकार हो और वेस्टिंग का भी शिकार हो, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी कुपोषण होता है। अगला, सूक्ष्म पोषक तत्व का तात्पर्य होता है विटामिन या लवण की कमी जब शरीर में हो जाती है। जैसे विटामिन ए की कमी होती है जिसके कारण से इम्यून सिस्टम जो होता है वो खराब हो जाता है। थोड़ी सी हवा पश्चिम से पूरब हुई नहीं कि तबीयत खराब। तो इस तरह की चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि विटामिन ए की कमी होती है आपके अंदर में। अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लौह तत्व की कमी, लौह तत्व आयरन की कमी एनीमिया के कारण बनती है। शरीर को ऑक्सीजन परिवहन क्षमता प्रभावित होती है, थकान और कमजोरी महसूस होती है, 4 गो सीढ़ी चढ़ाने हाँफने लग गए। क्यों होता है? लौह तत्वों की कमी के कारण से होता है। पालक खाना चाहिए और हरी
हरी जो सब्जियां होती है उसमें लौह तत्व आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये अगर आप नहीं खाते तो आपको इस सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड के निर्माण में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और अगर आपने ब्लड का निर्माण सही से नहीं होता आपके अंदर तो आपको थकान महसूस होगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, घड़ी घड़ी बस नींद आती रहेगी। आयोडीन की कमी इस थायराइड से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं जो वृद्धि और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। मोटापा, अत्यधिक कैलोरी का सेवन प्रायः गतिहीन जीवन शैली के साथ मिलकर मोटापे का कारण बनता है। यह शरीर में अतिरिक्त वसा के संचय के रूप में प्रकट होता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारी, मधुमेह और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ था, गतिहीन जीवन शैली। जो खास तौर से तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है कि बस पढ़ते रहो बैठकर दिन भर, और उनके साथ ये समस्या उत्पन्न होती है मोटापा का, है ना। खाते तो हैं ही और गतिशील होता नहीं उनका जीवन शैली, बैठे रहते एक ही जगह लाइब्रेरी में या कहीं पर भी, तो मोटापा तो बढ़ेगा ही, है ना। अगला देखिए क्या है, वयस्कों में अति वजन को या 25 या उससे अधिक BMI, जबकि मोटापे को 30 या उससे अधिक BMI के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। मोटापा के कारण बहुत सारी समस्याएं, जिसमें हार्ट स्ट्रोक से लेकर BP तक की बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। मधुमेह वगैरह का भी खतरा बना हुआ रहता है। ओके, वैश्विक व्यापकता क्या है, वैश्विक स्तर पर 2022 से 5 वर्ष से कम आयु 149 मिलियन बच्चों के स्टंटिंग, 45 मिलियन बच्चों की वेस्टिंग, 37 मिलियन बच्चों के अति वजन मोटापे का शिकार होने का अनुमान लगाया गया था दुनिया भर में। अगर इसको जोड़ेंगे तो एक आध देश की आबादी निकल आ जाएगी, इतने सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उसमें भारत का भी नाम प्रमुख रूप से आ जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में संख्या बहुत ज़्यादा है, अपने यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है अपने यहाँ। 140 करोड़ लोग हैं हम, 140 करोड़ भारतीय हैं हम, और जनसंख्या के कारण से हम इन सब रैंकिंग में पिछड़ जाते हैं अक्सर। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत के लगभग आधे हिस्से के लिए कुपोषण को जिम्मेदार माना जाता है। 1.9 बिलियन वयस्क अति वजन या मोटापे से ग्रस्त है, जबकि 462 मिलियन वयस्क अल्प वजन के शिकार हैं। जितने अल्प वजन के हैं उससे ज़्यादा मोटापे के शिकार हैं। अब भारत में इसके बारे में कुछ डेटा को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अंत की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 5 से कम आयु के 35.5 बच्चे स्टंटिंग के शिकार है। भारत सरकार का डेटा है, मेरा नहीं है, विश्व का किसी सरकारी एजेंसी का नहीं है, भारत सरकार का डेटा है। NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो लेटेस्ट फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। 19.3% वेस्टिंग के शिकार हैं, 32.1% बच्चे अल्प वजन के शिकार हैं, 3% बच्चे अति वजन के शिकार हैं। 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में कुपोषण का स्तर 18.7% है। महिलाओं में कुपोषण से क्या होगा, आने वाली जनरेशन में भी कुपोषण का ट्रांसफ़र होता है। अगर माता स्वस्थ नहीं होंगी तो बच्चा कैसे स्वस्थ हो सकता है। और ये इस उम्र को ज़रा ध्यान से देखिए, 15 से 49 यही तो उम्र है। ठीक है, आगे बढ़ें। सबका एक ही हाल है। एनीमिया की व्यापकता पुरुषों में 25%, महिलाओं में 57%। ये दिखाता है आपके यहाँ के किसको, तो असमानता को। भोजन के स्तर पर भी असमानता होती है। एक ही देश में 25% पुरुष एनीमिया के ग्रसित हैं तो 57% महिलाएं एनीमिया के ग्रसित हैं। उम्र दोनों का देख सकते हैं, वही उम्र जिसमें गोल्डन पीरियड होता है देश के लिए काम करने का, अपने लिए काम करने का, 15 से 49 यही तो उम्र होती है ना। 14 वर्ष से पहले तक तो आप काम कर नहीं सकते हैं ना, नौकरी कहीं पर लग नहीं सकती। 15 साल के बाद ही तो कार्यशील जनसंख्या शुरू होती, महिला पुरुष दोनों की। आज उस पर भी बात करेंगे हम लोग। भारत सरकार कोशिश कर रही है महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। ओके, किशोर बालकों में 31%, किशोरी बालिकाओं में 59%, 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में, लड़कियों में, ये तो लड़कियां हुई, छोटी उम्र की लड़कियां हुई। 15 से 19 साल क्या होता है, उसमें 59% लड़कियों के साथ है। लड़कों की भी स्थिति कोई ठीक नहीं है। गर्भवती महिलाओं में 52% है, बच्चों में 67% है। अब आप इस चीज़ को सोचिए ज़रा, 67% बच्चे जहाँ पर एनीमिया की व्यापकता, एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, जितना उनके शरीर में रक्त होना चाहिए वो नहीं उनको उपलब्ध हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके आहार उस तरह के नहीं है। ओके, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023, भारत की लगभग 74% आबादी स्वस्थ आहार ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रखती है। ये रिपोर्ट जो था ये हमारे सामने, हमारे नाम पर एक कलंक जैसा है कि किसी संस्था ने बताया कि 2023 ईस्वी में आज़ादी के 75 ईयर्स के पश्चात भारत की 74% आबादी स्वस्थ भोजन, मतलब कि पोषण युक्त भोजन ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रखती है। सामर्थ्य का तात्पर्य होता है कि स्थिति नहीं है उनकी इस भोजन को ग्रहण करने की, जबकि 39% पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त करने में अक्षम रहते हैं। किसका है ये? तो विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2023 में ये बताया गया है।
अभी केवल दूसरे पक्ष को ही हम लोग देख रहे हैं। क्या कुछ सुधार भी हुआ है? उस पर भी आएंगे गुरु, उस पर भी आएंगे। धीरे धीरे सुधार ही तो होता है। ओके, अगला है कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हमारी स्थिति कोई अच्छी नहीं है, 28.7 है, जो अति गंभीर श्रेणी को दिखाता है। ओके, भारत कुपोषण के परिणाम क्या होते हैं? स्वास्थ्य संबंधी निर्भरताएं होती है, अवरुद्ध वृद्धि होती है, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी उत्पन्न होती है। शैक्षणिक परिणाम क्या होते हैं? संज्ञानात्मक हानि होती है। आरंभिक बाल्यावस्था के दौरान कुपोषण की स्थिति संज्ञानात्मक कार्य को प्रभावित कर सकती है। अधिगम लर्निंग क्षमताओं, शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। जब सोचने समझने की शक्ति के लिए शरीर का स्वस्थ होना बेहद जरूरी होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो मन स्वस्थ नहीं, मन स्वस्थ नहीं तो पढ़ाई का तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट दर में वृद्धि हो जाती है। आर्थिक प्रभाव भी उत्पन्न होता है। एक बार मैंने जब गरीबी पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का अपना एक प्लेलिस्ट है छोटा सा गुरु, देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि रेगनस नरकसे, हाँ, उनका स्टेटमेंट था कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, क्योंकि वह गरीब है। इसका क्या तात्पर्य भाई? क्यों ये लिख दिया? पागल था क्या ये? क्या लिख दिया इसने? क्या लिखा है? क्योंकि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। गरीबी कुचक्र होता है। अल्प भोजन मिलने से उसकी शारीरिक क्षमता सही नहीं होगी, एजुकेशन सही नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा करना पड़ेगा, वो उस जाल से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। उसका शरीर इस लायक भी नहीं होगा कि ढंग से मजदूरी कर सके, वो उस जाल से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है? क्योंकि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कुचक्र से वापस लाने के लिए आपको स्वास्थ्य उसको सही देना पड़ेगा। इस एक स्टेटमेंट का तात्पर्य यही है। यही स्टेटमेंट हो सकता है लेख में दे दे आपको, फिर लिखेगा वहाँ पर। उसको स्वास्थ्य अच्छा देना जरूरी होता है। उसके लिए शिक्षा आवश्यक होती है। शिक्षा नहीं मिलेगा तो फिर से वो वही बेरोजगार, वही बेगारी वाले काम करेगा, दिहाड़ी मजदूर का काम करेगा। और उसको शिक्षा मिल जाएगी तो कहीं पर 25,000 के भी सही जॉब अगर उसको मिल जाता है तो उसको इन्वायरमेंट मिलता है ग्रो करने का, जहाँ पर उसको पता चलता है कि घर कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, एक अच्छा जीवन होता क्या है। नहीं तो वो उसमें कभी प्रवेश ही नहीं कर पाता है। स्वास्थ्य अच्छा मिलने से क्या होगा? उसको शारीरिक क्षमता उसकी डेवलप होगी, बौद्धिक क्षमता डेवलप होगी, जिससे क्या होता है? जिससे उसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। इसीलिए सरकारें, दुनिया भर की सरकारें जब भी मांग की जाती है सरकारों से, तो क्या बोला है आलोचना में कि स्वास्थ्य ढांचा सही कीजिए, शिक्षा का ढांचा सही कीजिए, क्योंकि ये बेसिक नीड होता है किसी भी मनुष्य के डेवलपमेंट के लिए। ये अगर नहीं मिलेगा तो आप लाख कोशिश कर ले, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, 10 ट्रिलियन इकॉनमी, कुछ नहीं हासिल हो सकता है आपको। आज भी देश की 80 करोड़ जनसंख्या क्यों 5 किलो अनाज पर निर्भर है गुरु? क्योंकि ये ढांचा अभी तक हमने सही नहीं किया है। सरकारी स्कूलों की हालत तो देख ही रहे होंगे आप लोग। सुधार हो रहा है लेकिन बेहद धीमे स्तर पर सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य ढांचा, सरकारी हॉस्पिटल तो आपको पता ही होगा किस प्रकार से उत्तर भारत में काम करते हैं। तो यही वो स्टेटमेंट के लिए आगे का एक्सप्लेनेशन हो सकता है। आर्थिक प्रभाव तो यही है, उत्पादकता में हानि, स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि। इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट बताया आपको, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अंतर पीढ़ीगत प्रभाव होगा, माता एवं शिशु स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ेगा। ओके, उसके अलावा सामाजिक परिणाम भी हो सकते हैं, भेद्यता की वृद्धि हो सकती है। हाशिए पर स्थित और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय को अधिक प्रभावित करता है, जिससे सामाजिक असमानताएं बढ़ती है। गरीबी, कुपोषण गरीब लोगों को ही तो प्रभावित करेगा नहीं, क्योंकि उन्हीं के यहाँ होता है। कलंक और भेदभाव भी उत्पन्न होता है कहीं न कहीं। मानव पूंजी में कमी, स्वास्थ्य देखभाल बोझ में वृद्धि होती है इससे। ओके, अगला देखिए, प्रमुख चुनौती कौन कौन सी है? तो आर्थिक असमानता के कारण होता है, अपर्याप्त आहार सेवन, आहार बदलाव के कारण से भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्वास्थ्य की खराब स्थिति है जिसके कारण से ये समस्याएं देखी जाती हैं। NFHS 5 में पाया गया कि केवल 69% घर ही बेहद स्वास्थ्यता सुविधा का उपयोग करते हैं। बेहद स्वास्थ्यवर्धक सुविधा का मात्र 69% घरों में उपयोग किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव है। जो गांव घर के PHC होते, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहां पर कभी जाइएगा, गाय भैंस तो बंधी मिलेगी ही। विलंबित और असंगत आपूर्ति होता है। अपर्याप्त निगरानी और मूल्यांकन भी हमारा कमजोर है। स्कूल स्तर से अभी तक हम खिचड़ी तो दे पाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में हम माल न्यूट्रिशन सही से नहीं कर पाए, कुपोषण की कमी को सही से नहीं दिखा पाए। ये हमारी कमी है। इतने दिनों से मध्याह्न भोजन चल रहा है, फिर भी बच्चों को क्यों नहीं स्वास्थ्य में सही सुधार हो रहा है? क्यों नहीं डेटा सामने आ रहे? भारत सरकार ही आंकड़े ले आए, दुनिया के किसी डेटा को नहीं मानेंगे हम। ओके, चलिए आगे देखते हैं भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। यही आपके लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट होगा। मिशन पोषण 2.0 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी कदम और बेहद शानदार कदम। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना कब से चला आ रहा है गुरु? 1975 ईस्वी के आसपास शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना का 2 लक्ष्य रखा गया था जब इसको शुरू किया गया था। पहला लक्ष्य क्या था? स्कूल में दाखिला बढ़ाना, बच्चों का नामांकन को बढ़ाना कि बच्चे आएँ स्कूल, थाली बजाते ही सही लेकिन आएँ, कोई बात नहीं। उसके बाद से दूसरा क्या था? दूसरा था बच्चों में कुपोषण की जो समस्या है उसको दूर करना। गांव में खिचड़ी तो खाया होगा, सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो। किशोर बालिकाओं के लिए योजना है। माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम को चलाया गया। पोषण वाटिकाएँ कार्यक्रम को भी संचालित किया जा रहा है। कैसे निपटा जा सकता है भारत में? तो फूड फोर्टिफिकेशन को अपनाना, ये अभी यहाँ से इन्होंने अपना सुझाव दिया है। फूड फोर्टिफिकेशन का तात्पर्य होता है कि चावल जो है, चावल ही खाए, उसको फोर्टिफाइड चावल कर दे। फोर्टिफाइड चावल का मतलब क्या होता है? कुछ उसमें बाहर से हम न्यूट्रिशंस को ऐड करें, जैसे विटामिन ए को ऐड कर दें, आयरन को ऐड कर दें, इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। 1992 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोडीन युक्त नमक को अपनाने से घेघा रोग के दर में व्यापक रूप से कमी आई। भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया कि अब देश में जो भी नमक बिकेगा, एक तो पहले तो सस्ता होगा, नमक आज भी सस्ता ही होता है, और दूसरा आयोडीन युक्त होगा वो नमक। इसके कारण से आपको पूरे जीवन भर में 1 चम्मच बस आयोडीन चाहिए होता है, पूरे जीवन, पूरे लाइफ टाइम में, वो भी नहीं मिल पाता। इसके कारण से घेघा रोग बहुत बड़ी समस्या थी भारत में, क्वाइटर जिसको कहा जाता है। लेकिन भारत सरकार ने शुरू किया नमक में आयोडीन डालना, और ये इतना व्यापक स्तर पर मतलब कि इसका परिणाम मिला कि आप देख सकते हैं घेघा रोग लगभग में ख़त्म हो गया है भारत से, क्योंकि लगभग में सभी नमक में ही अनिवार्य कर दिया गया। एक केंद्रित SBCC कार्य योजना विकास करना। सरकार को कुपोषण को संबोधित करने के विशेष रूप से तैयार एक सुसंरचित और केंद्रीय सामाजिक और व्यवहार्य परिवर्तन संचार कार्य योजना विकसित करने के लिए सहकार्य स्थापित करना चाहिए कि भाई सरकार को केवल इसी से संबंधित कुछ विशेष कार्यक्रम को, कुछ विशेष योजनाओं को केवल और केवल इसी संबंधित लॉन्च करना चाहिए। इस योजना में प्रभावी संचार के लिए उद्देश्यों, लक्षित लोगों, मुख्य संदेशों एवं रणनीतियों की रूपरेखा होनी चाहिए कि हम इतने बड़े बड़े काम जब कर लेते हैं तो इस काम को कैसे नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को उन्नत बनाना। भारत को अपनी आबादी के स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से पूरा करने के लिए 3.5 मिलियन अतिरिक्त अस्पताल बिस्तरों की जरूरत है। 35 लाख से ज़्यादा बिस्तरों की कमी है, अस्पताल में बेड की कमी है। निगरानी और मूल्यांकन सही तरीके से करना चाहिए। स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन का उपयोग करना चाहिए। जो लोकल स्तर पर उपलब्ध हो उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको डिटेल में मैंने पढ़ाया। क्यों इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया भाई? 20 मिनट से ज़्यादा से मैं डिस्कस कर रहा हूँ केवल आर्टिकल। क्यों? क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, पीटी में सभी जगहों के लिए, लिखने पढ़ने सभी जगहों के लिए, और निबंध लेखन के लिए भी इम्पोर्टेंट था। चलते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज IMF से संबंधित है। IMF का थोड़ा सा भविष्यवाणी सामने आया है। भविष्यवाणी का मतलब IMF जो प्रेडिक्ट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कि ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेडिक्ट करती है IMF इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेडिक्ट करती है। अभी मैंने समझाया आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क, फिर भी आप भूल रहे हैं। इकोनॉमिक वृद्धि को बताती है। चलिए देखते हैं अब क्या बता रही है। इसने बताया कि भाई दुनिया की इकॉनमी जो बढ़ रही थी उससे 0.2% ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है। क्या करें हम इसका? कुछ नहीं कर सकते। इंडिया की इकॉनमी के बारे में भी बोला है। कितना परसेंट हो गया भाई? ग्रोथ 3.1% की रफ्तार से दुनिया की इकॉनमी बढ़ेगी। दुनिया की इकॉनमी बहुत बड़ी होती है पूरी दुनिया का, तो 3.1% बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या इससे तेज़ी से कभी बढ़ी है? 2009 से 2019 के 10 वर्षों के पीरियड के दौरान 3.8% की दर से बढ़ी है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत के लिए क्या बोला है? देखिए, बहुत सारे इकोनॉमी के प्रेडिक्शन आते हैं, बहुत सारे। अब आपको किसका किसका ध्यान में रखना है? एक IMF का ध्यान में रख लीजिएगा, एक वर्ल्ड बैंक का, एक RBI का ध्यान में रख सकते हैं, और एक भारत सरकार अभी बजट के दौरान कुछ कुछ घोषणाएं करेंगी। बजट से एक दिन पहले क्या आएगा? इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसके बाद से बजट आ जाएगा। तो बजट के दौरान और इकोनॉमिक सर्वे के दौरान जो भारत सरकार घोषणा करेगी, इकोनॉमी का प्रेडिक्ट करेगी बढ़ने का, उसको बस ध्यान में रखना है, बाकी किसी का ध्यान में नहीं रखना है। IMF ने पहले बोला था 6.5%, अब बोला है नहीं, पहले 6.3 था, अब कर दिया है 6.5%। ओके, बस इसको ध्यान में रखिएगा। 0.2% बढ़ाया है, और कुछ नहीं था इसके रिपोर्ट में। IMF के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। फिलीपींस वियतनाम साइन डील ऑन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी का ऐसा जंजाल है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। चीन जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर विवाद दिखेगा आपको, या विवाद जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर आपको अमेरिका भी दिख सकता है। ठीक है, तो चीन जहाँ जहाँ पर है
जिस जिससे उसकी बाउंड्री लगती है वहाँ वहाँ पर उसका विवाद आप देखने को मिलेगा ही। उत्तराखंड PCS 2022 ईस्वी 23 ईस्वी पिछले साल फरवरी में पिछले साल फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, जिसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा जो मैंने एग्ज़ाम से पहले करवा दिया था। क्या सवाल पूछा? सवाल पूछा गया कि 9 डैश लाइन क्या है, किससे संबंधित है? ये मेंस का सवाल था, 50 वर्ड्स में पूछा गया था, वहाँ पर वर्ड लिमिट होता है। आपसे भी पूछा जा सकता है 9 डैश लाइन क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। साउथ चाइना सी को देख लीजिए, थोड़ा सा उसके बाउंड्री वाले देशों को देख लीजिए, बार बार देखा कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि क्या वर्ल्ड मैपिंग ज़रूरी है BPSC के लिए? बेहद ज़रूरी चीज़ है। वर्ल्ड मैपिंग BPSC UPSC छोड़ दीजिए, आपके एक अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है। दुनिया भर में पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सी घटनाएं हो रही हैं। सड़क पर चलते लोगों को पता नहीं होते, तो आपको तो पता होना चाहिए। तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो अलग होगा ना आपके अंदर में। तो केवल पढ़ लेने से थोड़ी ना होगा कि हाँ रूस यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है, बॉर्डर आपको दिखा देना चाहिए। एक बार उंगली डालकर यूक्रेन यहाँ पर स्थित है, एक बार में आपको हाथ डालना चाहिए कि साउथ चाइना सी यहाँ पर है। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मैपिंग के मामले में, क्योंकि सवाल पूछे जा सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल और आसान स्कोरिंग होते हैं। अगर ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तो उसमें आप कुछ भी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब वियतनाम और फिलीपींस ने बोला है कि हम जो डील साइन कर उसमें क्या क्या करेंगे हम। तो हमारे जो गार्ड्स हैं इस एरिया में उनके बीच में हम सहयोग को बढ़ावा देंगे, ट्रेड वगैरह को भी हम बढ़ावा देंगे। साउथ चाइना सी में हम मिलकर काम करेंगे, फिलीपींस और वियतनाम। क्यों ये मिलकर काम करना चाहते हैं? क्योंकि दोनों देशों की लड़ाई किससे है? तो चीन के साथ इनकी लड़ाई है। चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना बताता है, जबकि साउथ चाइना सी के आस पड़ोस रहने वाले देश बोलते हैं कि नहीं, इसमें हमारी भी हिस्सेदारी है। चीन का बस चले तो पूरे एशिया को ही अपना बता दे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साउथ चाइना सी का मैप को और उसकी समस्याओं को थोड़ा सा। ओके, दक्षिण चीन सागर प्रमुख विवाद। अब देखिए यहाँ पर 9 डैश लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश दिख रहा है आपको, इसी को 9 डैश लाइन कहा जाता है। यही एग्ज़ाम में पूछा गया था उत्तराखंड PCS मेंस में, आपसे ही पूछा जा सकता है। अब देखिए है क्या ये, यहाँ पर चीन जो है ये देश है, यहाँ पर छोटा सा आपको अलग अलग देश दिखेगा। ये आपको वियतनाम दिख रहा है, ये मलेशिया है, ये फिलीपींस है, यहाँ पर बुर्नोई है, ये बुर्नोई ये है। बोर्नियो द्वीप का नाम है, बोर्नियो द्वीप है। ब्रुनोई क्या है तो देश है। ये ताइवान आपको दिखेगा। सब के सब कहाँ पर हैं? सब के सब इसी का आस पड़ोस में हैं। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। ओके, अगला देखिए क्या है। 9 डैश लाइन का तात्पर्य है कि चीन जो है ये 9 डैश लाइन को अपना मानता है, यानी कि चीन बोलता है कि ये पूरा इलाका जो है ये पूरा ये उसका है। कैसे भाई? समुद्र में तो 12 नॉटिकल माइल तक विशेष क्षेत्र होते हैं आपके, ये यहाँ तक कैसे आ गया? तो बस आ गया, वो बोलता है बस आ गया, मेरी मर्जी, मैंने खींच दी वहाँ 9 डैश लाइन तो मेरा हो गया। बिल्कुल सही सुन रहे, इसी भाषा में बात करता है, क्योंकि ये सारे देश छोटे छोटे हैं। अब इसको लेकर केवल इन्हीं देश की समस्या नहीं है। जापान जो ऊपर स्थित है वो भी यही मलक्का जल स्ट्रेट से दक्षिण चीन सागर से होते हुए अपना व्यापार करता है। भारत जो है वो भी इन देशों से या जापान से इसी से होकर व्यापार करता है। रूस का जो पूर्वी तट है व्लादिवोस्तोक, क्या बोला जाता है उसको गुरु? व्लादिवोस्तोक जो है उससे भी जब व्यापार करता है भारत, तो वो इसी से होकर जाता है, दक्षिण चीन सागर से ही होकर जाता है। दुनिया के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। उसके अलावा दक्षिण चीन सागर प्राकृतिक संसाधनों का भी गढ़ है, यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। अब चीन ने इसमें क्या किया है, ये अलग अलग आपको क्या दिख रहा है, ये सब के सब मैन मेड द्वीप हैं, ये सब के सब आर्टिफिशियल आइलैंड है जो समुद्र में रेत भर भर के ये बनाया जा रहा है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद का केंद्र भूमि सुविधाओं, द्वीपियों और चट्टानों उनसे संबंधित क्षेत्रीय जल पर क्षेत्रीय दावों के इर्द गिर्द घूमता है। दक्षिण चीन सागर प्रमुख द्वीप और चट्टान संबंधी संरचना स्प्रैटली द्वीप समूह, पार्सेल द्वीप समूह, प्रैटस, नटूना द्वीप समूह, स्काबोरो, सोल, ये सब के सब कहाँ से संबंधित हैं? ये सब दक्षिण चीन सागर से संबंधित हैं। इन सभी के नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। पूछ लेगा कि ये सब के सब कहाँ पर स्थित हैं, यही पीटी में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इस क्षेत्र में लगभग 70 प्रवाल द्वीप टापू विवाद का अधीन है। चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान सभी इन विवादी क्षेत्रों में 90 से अधिक चौकियां बना रहे हैं। अब देखिए भारत का संबंध वियतनाम के साथ अच्छा है।
लेकिन वियतनाम चीन के साथ भी अच्छा संबंध रखता है, दोनों के बीच में संघर्ष भी हो चुका है, सैन्य झड़प भी हो चुका है। फिलीपींस को भारत सरकार हथियार बेचने जा रही है। मलेशिया के साथ भी हम हथियार का डील कर रहे हैं। वियतनाम को तो हम ब्रह्मोस देने की कोशिश कर रहे हैं। ओएनजीसी विदेश क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश, इसका एक अलग एंटिटी है, अलग कंपनी है ओएनजीसी के तहत ही। तो ये वियतनाम में तेल निकालने का काम भी कर रही है। ओके, चीन अपने 9 डैश लाइन मानचित्र के साथ समुद्र के 90% हिस्से पर दावा करता है। नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने द्वीपों का भौतिक रूप से विस्तार किया, वहाँ सैन्य प्रतिस्थापन भी कर रहा है। कहाँ पर? ये सब के सब दक्षिण चीन सागर में हो रहा है। चीन पारासेल और स्प्रैटली द्वीप समूह में विशेष रूप से सक्रिय 2013 से व्यापक ड्रेजिंग और कृत्रिम द्वीपीय निर्माण संलग्न होकर 3200 एकड़ नई भूमि का निर्माण कर रहा है। समुद्र में ही भूमि बना दी, समुद्र में द्वीप बना दी अपना। चीन निरंतर तटरक्षक उपस्थिति के माध्यम से स्काबोरो शोल को भी नियंत्रित करता है। विवाद सुलझाने के प्रयास बहुत सारे किए जा रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के संगठन के बीच चर्चा का उद्देश्य स्थिति को प्रबंधित करने के लिए COC स्थापित करना, कोड ऑफ कंडक्ट स्थापित करना, कौन क्या करेगा उसमें, कौन क्या नहीं करेगा, ये चीन की रणनीति होती है। ध्यानपूर्वक अब सुनिएगा। पहले वो एक क्षेत्र को विवादित बनाएगा, उस पर अपना दावा करके बार बार, उसके बाद आपको क्या देगा? वो बोलेगा कि आओ इस पर बैठकर कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। कल तक जो आपका क्षेत्र था, हमारे लद्दाख में क्या हुआ हमारे साथ, वो हमारा क्षेत्र था जिस पर उसने कब्जा कर लिया, जिसके कारण सैनिक झड़प हुआ। अब वहाँ पर वो हमसे बात करना चाहता, हम क्यों करें बात? पहले किसी क्षेत्र को विवादित करार दो, वो तो कल तक हमारा ही था, हम क्यों करें उस चीज़ पर बात? तो ये एक टैक्टिक होता है। पहले दक्षिण चीन सागर आपने 9 डैश लाइन देखा, बिल्कुल वियतनाम और फिलीपींस के तट के समीप से खींचा गया है वो लाइन। वो क्षेत्र तो उनका था या किसी का नहीं था, पहले उसको विवादित बना, अब उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लागू करो। क्यों लागू करें कोड ऑफ कंडक्ट? क्यों हम बात करें लद्दाख में प्योंगसे झील पर, वो तो हमारा था कल तक, उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा सारा हड़प के बैठी हुई है। भारत सरकार भी चुपचाप बैठी हुई, कुछ नहीं कर रही है। सैनिक बैठे हुए 2020 ईस्वी से, लेकिन फिर भी बोला जाता है सरकार के द्वारा कि सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल है तो सैनिक क्यों बैठे हुए हैं? तो ये उसका बहुत बड़ा क्या होता है, तो रणनीति है उसका कि पहले किसी क्षेत्र को जानबूझकर विवादित बनाओ, फिर उस पर बातचीत करो। जो कल तक विवादित नहीं था उसको विवादित बनाकर उस पर बातचीत करना। अब आपको समझ में आ रहा है। देखिए अगला क्या है? अगला है कि लेकिन आंतरिक आसियान विवाद एवं चीन के दावों को भयावहता के कारण इसकी प्रगति धीमी है। ठीक है, पार्टियों का आचरण पर घोषणा 2002 में आसियान और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए DOC को अपनाया, और DOC का उद्देश्य COC के लिए मार्ग प्रशस्त करना, जो अभी भी अस्पष्ट है। मध्यस्थता कार्रवाई 2013 में फिलीपींस ने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के तहत चीन के खिलाफ मध्यस्थता कार्रवाई शुरू की। 2016 में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने चीन के 9 डैश लाइन के दावे के खिलाफ निर्णय सुनाया और कहा कि UN क्लॉज के साथ संगत नहीं है। लेकिन ये मामला जब सुना ही दिया चीन के खिलाफ, तो क्या बिगड़ गया चीन का इससे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ये सब चीज़ें केवल और केवल ढकोसलेबाजी होता कुछ नहीं इनके पास में है। ठीक है, जो ताकतवर है वो ताकतवर है, जो कमज़ोर है वो कमज़ोर है। दुनिया ऐसी ही चलती है। चीन ने मध्यस्थता के निर्माण को खारिज कर दिया और PCA के अधिकार को चुनौती देते अपने संप्रभुता और ऐतिहासिक अधिकारों का दावा कर दिया। बस बात खत्म, खारिज कर दिया, बोला कि नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे? तो कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है स्नो लेपर्ड से संबंधित। इसकी गणना की गई है भारत में 718 स्नो लेपर्ड है अभी पूरे देश भर में, जिसमें सर्वाधिक कहाँ पर है? तो लद्दाख में है, 477 स्नो लेपर्ड हैं। उसके बाद उत्तराखंड में है, फिर हिमाचल में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर जम्मू कश्मीर में। अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो पूरे हिमालयन रीजन में यहाँ से लेकर यहाँ तक अरुणाचल तक आपको क्या दिखेगा? स्नो लेपर्ड दिखेगा, बर्फ़ में रहने वाला तेंदुआ। बेहद खतरनाक होता है। इसका कलर जो है इसके कारण ये और ख़तरनाक हो जाता है, दिखता ही नहीं है कि कहाँ पर बैठा हुआ है ना। पत्थर से इसका कलर मैच करता है, जो चट्टानी इलाके होते हैं, पत्थर होता है, स्नो होता है, उसमें आसानी से छुप जाता है ये, और उसी कठिन परिस्थिति के लिए बना हुआ जीव है ये। इसके बारे में ज़रा सा देखेंगे, कितना ही संख्या, PCS वाले का फिरा दिमाग तो पूछ लेगा। 718 संख्या है इसके पूरे देश भर में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर? लद्दाख में 477 से ज़्यादा संख्या है। कहाँ पर? तो केवल और केवल लद्दाख में। आपसे यही पूछ लेगा कि ये बताओ 50% से ज़्यादा स्नो लेपर्ड जो है वो केवल लद्दाख में ही पाए जाते हैं। सही है गलत? तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही बात है ना। उत्तराखंड में कहाँ कितना है? तो 124, सबसे ज़्यादा लद्दाख, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल, फिर अरुणाचल, उसके बाद से सिक्किम, उसके बाद से जम्मू कश्मीर। ओके, ये चीज़ ध्यान में रहेगा।
दुनिया भर में स्नो लेपर्ड का जो पॉपुलेशन है उसका कितना पॉपुलेशन भारत में निवास करता है? अगला स्टेटमेंट देगा कि दुनिया भर के स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन का भारत में 50% पॉपुलेशन निवास करता है। बिल्कुल गलत। कितना है 10 से 15% के आसपास पूरी दुनिया का स्नो लेपर्ड भारत में पाया जाता है। क्या स्नो लेपर्ड केवल भारत में पाए जाते हैं? नहीं, तो पूरी दुनिया में भी तो है। बाकी 85% लगभग पूरी दुनिया में ही है। अब हिमालयन रीजन केवल भारत में ही थोड़ी ना है। हिमालयन रीजन तो नेपाल में भी है, भूटान में भी है और चीन में भी है, सेंट्रल एशिया के देशों में, पाकिस्तान में भी है हिमालयन रीजन। उन सभी जगहों पर भी स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। स्नो जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ पर लेपर्ड के पाए जाने की अगर वैसी परिस्थिति होगी तो संभावना तो है ही। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्नो लेपर्ड के बारे में भी डिटेल में देखेंगे हम लोगों के। देखिए, इसको बोलते हैं हिम तेंदुआ। दिख रहा होगा आपको। इसके कलर में और इसके कलर में कोई खास अंतर है नहीं। बेहद खतरनाक जीव होता है। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा अनाकिया नाम है। सिर शिकारी हिम तेंदुआ खाद्य श्रृंखला में सिर शिकारी के रूप में अपना स्थिति कारण पहाड़ के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर क्या होता है कि कोई परिस्थिति तंत्र में अगर वो जीव नहीं है तो उस परिस्थिति तंत्र को हम लोग सही नहीं मानते हैं। पहाड़ के परिस्थिति तंत्र के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है स्नो लेपर्ड। ठीक है। हिम तेंदुए को IUCN के विश्व संरक्षण प्रजाति के रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा ये लुप्त प्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कन्वेंशन साइट्स परिशिष्ट 1 में भी सूचीबद्ध है। इसका शिकार व्यापार प्रतिबंधित है। कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपका शिकार कर सकता है। आप इसका शिकार करोगे तो जेल में जाओगे, लेकिन ये आपको अगर खा जाता है तो आप इसको जेल में डालोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं डालोगे। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। आवास मध्य एशिया के पहाड़ी प्रदेश में उनका एक विशाल लेकिन खंडित वितरण है जो हिमालय के विभिन्न हिस्सों लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम को कवर करता है और हिमालयन पूरे रीजन में ये पाया जाता है। ओके। हस्ताक्षरकर्ता देशों में जानवरों के शरीर के अंग, फार, हड्डी, मांस का अवैध व्यापार के कारण इन्हें काफ़ी अधिक खतरा है। ओके। भारत में संरक्षण के प्रयास। भारत सरकार जीवों को संरक्षित बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। भारत सरकार ने हिम तेंदुआ की पहचान उच्च हिमालय के प्रमुख प्रजाति के रूप में की है। 2013 में वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा भी भारत सरकार बनी। हिमालय संरक्षक, यह अक्टूबर 2020 में हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए शुरू किया गया एक सामुदायिक स्वयंसेवक कार्यक्रम है। हिमालय संरक्षक कार्यक्रम किससे संबंधित है? हिम तेंदुओं को संरक्षित करने से संबंधित है। ये सवाल अगर पूछ ले तो दिन में तारे आपको नजर आ सकते हैं। ओके। वर्ष 2019 में स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट पर फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया जो इसकी आबादी की निगरानी के लिए बहुत उपयोगी है। सिक्योर हिमालय वैश्विक पर्यावरण सुविधा के तहत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ऊंचाई पर स्थित जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र पर स्थानीय समुदाय की निर्भरता को कम करने के लिए इस परियोजना का वित्तपोषण किया। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में हिम तेंदुओं को उनके निवास में संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ें। एक चीज़ और, कंजर्वेशन के 2 तरीके होते हैं। एक होता है इन सीटू, एक होता है XC2। अभी UPPSC 2019-2020 PT में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? इन सीटू और XC2 के बारे में। 2019 या 2020 है। इसको कहा जाता है स्वस्थाने। इसको कहा जाता है बहिरस्थाने का तात्पर्य क्या होता है? कोई जीव का जो घर है वहाँ से उसको कहीं और ले जाकर संरक्षित करना। जैसे जू में आपने जानवर देखे हैं। पटना जू तो गए हो गया घूमने, है ना, या दिल्ली जू जाइए, वहाँ पर एक तो जानवर आपको फ्रस्ट्रेटेड दिखेंगे, उदास दिखेंगे, उनके देखकर खुद रोना आ जाता है कि इनको क्यों बंद करके रखा है ना। लेकिन उनको संरक्षित किया जा रहा है। उसको क्या बोला है? तो XC2। हिमालयन जो हाथी होता है वो दिल्ली के जू में रहने के लिए थोड़ी ना बना है। XC2 उसका जो वास्तविक घर था वहाँ से हम कहीं और लाकर उसको संरक्षित कर रहे हैं। ये क्या होगा? XC2 का उदाहरण हो गया। अब हाथी कहाँ पर रह रहा है? हाथी रह रहा है जिम कॉर्बेट। मान लीजिए जिम कॉर्बेट में रह रहा है, उसको वहीं पर संरक्षित कर दिया। जिम कॉर्बेट को बोल दिया हमने यहाँ से नेशनल पार्क है। अब यहाँ पर किसी जीव को अगर आपने छुआ तो आप जेल जाओगे। अब संरक्षित हो गया वो। उसके लिए हमने बिल्कुल पर्याप्त आवास वगैरह सब कुछ सुरक्षित कर दिया। उसका जंगल का घर है, वहीं रहे। इसको क्या कहा जाता है? इन सीटू कंजर्वेशन। इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार उदाहरण के तौर पर ही पूछ लिया जाता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि स्पर्म बैंक में किसी जानवर के जीन को या स्पर्म को सुरक्षित रखा जा रहा है, ये किसका उदाहरण हुआ? XC2 का उदाहरण हुआ। जूलॉजिकल पार्क
किसका उदाहरण हो गए, XC2 का उदाहरण हो गया। लेकिन बोटानिकल गार्डन XC2 का उदाहरण हो गया। और नेशनल पार्क इंस्टीट्यूट का उदाहरण हो गया। ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग, अगला न्यूज़ देखिए। न्यूरालिंक को बताता हूँ मैं। न्यूरालिंक का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया जा चुका है मानव के मस्तिष्क में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपके मस्तिष्क में कंप्यूटर चिप को इंस्टॉल कर दिया गया है। आपके में नहीं किया गया है, सफलतम प्रयोग हो गया है। आने वाले 10 सालों में तो बहुत बड़े स्तर पर होगा। इसका नाम क्या रखा गया है, टेलीपैथी। एलन मस्क ने ट्विटर पर ऐलान किया कि हमने सफलतापूर्वक इसका उपयोग कर लिया है। अब ये क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये आपका ब्रेन है, चौकोर तो नहीं होता, जैसा भी होता मुझे बनाना नहीं आ रहा, इसे चौकोर बना रहा हूँ। इसमें रोबोटिक सर्जरी के द्वारा, इंसान ने सर्जरी नहीं किया है, सर्जरी करने वाले रोबोट के द्वारा दिमाग में एक चिप को लगाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक चिप को। ये चार्जेबल है, बैटरी से चलने वाला है। अब इसको चार्ज कैसे करेंगे भाई, मुंह में चार्जर लेकर करेंगे क्या, नहीं, इसको चार्ज वायरलेस चार्जर के थ्रू इसको चार्ज किया जाएगा। इसका उपयोग क्या है, आप जैसे सोचेंगे कि मुझे फ़ोन का लॉक खोलना है, हाथ नहीं चलाना है। आप सोचिए फ़ोन का लॉक खोलना है, आप उस पर अपना जो कीवर्ड है उसको डालिए, पासवर्ड जो भी है उसको डालिए, आपका फ़ोन खुल जाएगा। आप सोचिए कि आपको कॉल लगाना है, कॉल बटन पर आप बस दिमाग में सोचिए, कॉल बटन पर गए हैं आप और आपने नंबर डायल किया है, कॉल कर रहे हैं और उसी से कॉल लग जाएगा। स्पीकर ऑन, सोचिए बस, तो सोचिए स्पीकर ऑन हो जाएगा। आप बस सोचिए कि आपका जो फ़ोन से जुड़ा हुआ घर का हर इक्विपमेंट है, आजकल तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके द्वारा क्या होता है, घर का हर इक्विपमेंट फ़ोन से जुड़ गया है। आप बस सोचिए कि आप घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं खुद से ही, दूर बैठे ही, तो खुल जाएगा वो। क्यों, क्योंकि फ़ोन से कनेक्टेड आपका दिमाग और आप फ़ोन से कनेक्टेड आपका डोर, दोनों चीज़ को आप ऑपरेट कर सकते हैं बैठे बैठे। आप बस सोच रहे हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता को कंप्यूटर से जोड़ दिया गया, कंप्यूटर से इंटरफेस स्थापित कर दिया गया ब्रेन में और कंप्यूटर के बीच में। टेलीपैथी नामक एक डिवाइस बनाया है एलन मस्क की कंपनी ने, और उस डिवाइस को दिमाग में लगा दिया जाएगा। उसको चार्ज किया जा सकता है वायरलेस चार्जर के थ्रू, और एक ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा जिसके द्वारा आप अपने दिमाग से उस पूरे फ़ोन को आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इससे पहले बंदर, सूअर सभी पर ये इसका परीक्षण हो चुका है, सब जगह सफल हुआ। अब तो इंसान पर भी इसका सफल हो गया है। वे मस्तिष्क के संकेतों को आदेशों में बदलकर कार्य करते हैं, जो कंप्यूटर, कृत्रिम अंग वगैरह सब कुछ में काम करता है। न्यूरालिंक क्या है, तो ये अमेरिकी न्यूरोलॉजिकल कंपनी है जो एलन मस्क ने स्थापित किया था 2016 में, और 2024 में रिजल्ट दे दिया उस इंसान ने। कभी कभी तो लगता है एलन मस्क टाइम मशीन का उपयोग करके टाइम ट्रेवलर है, भविष्य से आया है 2024-23 ईस्वी में। इसका लक्ष्य पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को संबोधित करके मानव क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना। न्यूरालिंक प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा विवादित है। आने वाले समय में देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है इन कंपनियों के द्वारा, तो केवल अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी कि हमने मरीजों के लिए बनाया है, जो न्यूरल डिसऑर्डर से प्रभावित लोग हैं उनके लिए बनाया है। लेकिन है ना, लेकिन इसका दुरुपयोग भी तो होगा आने वाले समय में। मस्तिष्क प्रत्यारोपण का अनुप्रयोग क्या क्या हो सकता है, चिकित्सा में उपचार हो सकता है, सहायक प्रौद्योगिकी, संज्ञानात्मक वृद्धि कर सकता है। ये चुनौतियाँ क्या क्या है, चूँकि ये नेटवर्क है, दिमाग का चिप और फ़ोन एक नेटवर्क के द्वारा जुड़ा हुआ है। नेटवर्क जहाँ भी होता है वहाँ पर हैकेबल होता है, वो हैक किया जा सकता है, उसको आसानी से उस नेटवर्क में सेंधमारी की जा सकती है। सुरक्षा, विश्वसनीयता, गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। न्यूरालिंक प्रोडक्ट का क्या नाम मैंने बोला, प्रोडक्ट का नाम है टेलीपैथी। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अपने देश की मीडिया तो अभी प्रभु श्री राम के चरणों से निकल नहीं पाई है। नीति इस पर बातचीत करती थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन कहीं पर भी कुछ बातचीत आपको मेन मीडिया स्ट्रीम में नहीं दिखेगा। खैर कोई बात नहीं, हमने कर ली ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि मराठा साम्राज्य में फोर्ट का बहुत ही बड़े स्तर पर निर्माण किया गया। क्यों,
क्योंकि एक तरह का सैन्य प्रशासन के लिए इन्होंने सैनिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए फोर्ट का बहुत बड़े स्तर पर निर्माण किया। तो भारत सरकार ने 12 फोर्ट का नाम दिया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने नॉमिनेट किया है, जो अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों के, रायगढ़ से लेकर तमाम तरह के फोर्ट शामिल हैं। किनके? तो मराठा साम्राज्य के। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन? तो छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक। उन्होंने स्वराज की अवधारणा, स्वराज का तात्पर्य मराठी लोग स्वराज बोलते हैं। स्वराज की अवधारणा क्या है? तो स्वराज की अवधारणा का तात्पर्य होता है कि हम किसी के अंदर काम नहीं करेंगे, हमें कोई रूल नहीं कर सकता, हम अपने खुद के रूलर बनेंगे। मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध रणनीति को ध्यानपूर्वक रखिएगा। राजपूतों से, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया नहीं तो मैं डिटेल में समझाता आपको, राजपूत से मराठा किस प्रकार से अलग हैं। राजपूत आन बान शान और युद्ध में बहुत ही रूल रेगुलेशन के साथ लड़ते थे। मराठाओं का एक ही रूल था, जीतना है, इसके लिए हमें गुरिल्ला वॉर भी करना पड़े तो वो भी चलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज और अलग अलग जो शासक हुए मराठा, उनकी क्या खासियत रही कि उन्होंने गुरिल्ला वॉर को भी अपनाया। मारो, भागो, छुप जाओ, परेशान करके मारो। जबकि राजपूतों को क्या था, ये मैं आपको दोनों के अंतर बता। राजपूतों को था आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे और मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मराठों का ऐसा नहीं था, उनका था कि पीछे हटना पड़े तो हट जाओ, फिर से अटैक करेंगे, छुप कर मारेंगे, पानी गंदा कर देंगे जिससे पानी न पी पाए, आग लगा देंगे, घोड़ों को मार देंगे, सब कुछ कर देंगे। हम क्या करेंगे? केवल जीतना और जीतना लक्ष्य था इनका। ओके, ये दोनों बेसिक डिफरेंस था, इसको समझिएगा। अगले वीडियो में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। ओके, चलिए आज का वीडियो यहीं पर संपन्न करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।